हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग 100+ एमसीक्यू देखेंगे। इसमें सभी चैप्टर मर्ज हैं। इसमें सभी चैप्टर से एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको पुटअप किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें आज के वीडियो में 105 क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पे। अगर आप लोग ये पूरा देखते जाते हैं तो एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन इससे आने के चांसेस रहेंगे। अगर आप लोग अच्छे से देखते जाएंगे तो आप लोग अच्छे से करके आ जाएंगे पेपर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि मतलब 100+ एमसीक्यू जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का है वो क्या क्या है, और इसके बारे में समझते हुए चलेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले वीडियो जो बनाई गई हैं उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में बताया गया है कि मतलब कौन कैसे वर्क करता है और कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी चीज़ को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 100+ एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे उन लोगों को भी इससे लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं यहाँ पे हमारे वीडियो को देख करके कुछ इनकम भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप टू 50 रुपीज़ तक आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो आप इसमें वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं एक कोड आता है, यूनिक कोड आता है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक का जो लिंक है उसको भरना रहता है। तो आप लोग उसको भरिए और यहाँ पर 50 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अर्न करिए। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 100% में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज धरन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पता है इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज जो वाइड फ्लैंज होता है उसको दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है ISHB, ऑप्शन बी है ISJB, ऑप्शन सी है ISMP एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं हैवी बीम, इसको जूनियर बीम बोलते हैं, इसको मीडियम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चौड़ी है इसके लिए हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी के लिए वाइड हम लोग लगाते हैं, और फ्लैंज बीम है तो बी लगाएंगे। तो यानी कि ISW अगर रहता तो हम लोग लगाते, ठीक सही है, लेकिन ये नहीं है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नॉन ऑफ दी अबव लगाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। एक डायमंड रिवेटिंग पद्धति में प्लेट चौड़ाई B और रिवेट का व्यास D के लिए जोड़ की दक्षता निम्नलिखित होती है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। B-D/B, ऑप्शन बी है B-2D/B, ऑप्शन सी है B-D/D, ऑप्शन डी है B-2D/D। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए B-D/B। तो फ्रेंड्स, जो रिवेटिंग डाइवेटिंग होता है डायमंड के लिए, डायमंड रिवेटिंग जो होता है इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। अगर प्लेट की चौड़ाई B और रिवेट का व्यास D दिया गया हो तो उस कंडीशन के लिए दक्षता की फार्मूला होती है B-D/B। यहाँ पे D क्या है, इसकी डेप्थ है, और यहाँ पे B इसकी चौड़ाई, प्लेट की चौड़ाई, और यहाँ पे B लिखा गया तो B ये भी चौड़ाई हो गया। यानी कि इसकी चौड़ाई में से इसकी मतलब डेप्थ को घटा करके और फिर उसकी चौड़ाई से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी जोड़ की दक्षता निकल आती है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इस्पात को संरचना सदस्य के रूप में प्रयोग करने में निम्नलिखित संरचनात्मक लाभ हैं। तो अब फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। भार एवं सामर्थ्य का छोटा अनुपात, ऑप्शन बी है संरचना यहाँ पे खड़ा करने में तेजी, ऑप्शन सी है संरचना डिस्मेंटल करने की गति, ऑप्शन डी है स्क्रैप मान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भार एवं सामर्थ्य का छोटा अनुपात होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तनाव सदस्य जिसमें अधिक व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया हो तो रिवेट छिद्र का व्यास निम्नलिखित के बराबर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि रिवेट छिद्र का व्यास किसके बराबर होगा अगर अधिक व्यास के रिवेट प्रयोग किए गए हों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिवेट डायमीटर प्लस का 3 mm, ऑप्शन बी है रिवेट डायमीटर प्लस 2 mm, ऑप्शन सी है रिवेट डायमीटर प्लस 5 mm एंड ऑप्शन डी है रिवेट डायमीटर ओनली। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवेट डायमीटर प्लस 2 mm हम लोग उसमें ऐड कर देंगे रिवेट के डायमीटर में। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। एक चैनल में शामिल होता है, यानी कि ये चैनल कंसिस्ट ऑफ, फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, 2 वेव्स, ऑप्शन बी है 2 फ्लैंज, ऑप्शन सी है 2 वेव्स एंड 2 फ्लैंज, ऑप्शन डी है 1 वेव्स
टू फ्लेंज। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। चैनल क्या होता है, एक सी टाइप का होता है, यानी कि आप लोग ऐसे देखेंगे, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, चैनल बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे और ये मेंबर 3 मेंबर रहता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं वेब, इसको बोलते हैं फ्लेंज, नीचे भी क्या है, फ्लेंज है। तो ये फ्लेंज हो गया, तो 2 फ्लेंज हो गए और एक वेब हो गया। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए, अब जो भी आप लोगों को दिखेगा 1 वेब 2 फ्लेंज, ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैनल के लिए हो गया। चैनल इस कंडीशन होता है सी आकार का रहता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एक आई सेक्शन में, यानी कि ए आई सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, आई सेक्शन में क्या रहता है, 2 वेब्स 2 फ्लेंज, ऑप्शन सी है 2 वेब्स एंड 2 फ्लेंज, ऑप्शन डी है 1 वेब्स 2 फ्लेंज। तो फ्रेंड्स आई सेक्शन क्या होता है, आई सेक्शन आई आकार की होती है, इंग्लिश की जो कैपिटल आई होता है उसके अक्षर के अनुसार होता है। तो यहाँ पे ये भी फ्लेंज हो गया, फ्लेंज होता है, ये वेव होता है, और ये क्या होता है, ये भी फ्लेंज होता है। यानी कि यहाँ पे 2 फ्लेंज और 1 वेव, तो 1 वेव 2 फ्लेंज, इसका डी ऑप्शन सही है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तनाव में रिवेटेड जोड़ की अनुगे अनुदैर्ध्य पिच है। फ्रेंड जो टेंशन कंडीशन में रिवेटेड जो हम लोग यूज करते हैं, उस कंडीशन में अनुगे अनुदैर्ध्य पिच क्या है, यानी कि उसका पिच क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 12T या 200 mm जो भी कम हो, ऑप्शन बी है 20T या 200 mm जो भी कम हो, 16T या 200, ऑप्शन डी है 24T एंड या 200 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, 16 टी लें, यहाँ पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो थिकनेस ऑफ प्लेट टी है, या तो 16 टी लें, जो भी थिकनेस रहेगा, मान लीजिए 10 mm, तो ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब 200, इसमें देखेंगे जो कम होगा उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे 160 कम है तो 160 वैल्यू लेंगे। अगर ये ज्यादा हो जाता, 16 टी हम लोग निकालते, अगर ज्यादा हो जाता तो वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 200 लेते हैं, यानी कि इससे अधिक तो लेना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। जोड़ पर निम्नलिखित के लिए भार उत्केंद्रित नहीं होगा। फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, लेफ्ट ज्वाइंट, ऑप्शन बी है सिंगल कवर बट ज्वाइंट, ऑप्शन सी है डबल कवर बट ज्वाइंट एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डबल कवर बट ज्वाइंट। ये क्या होता है, इसेंट्रिक भार, यहाँ पे इसेंट्रिक लोड की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान दीजिएगा इसेंट्रिक लोड नहीं होगा, तो डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए नहीं होगा। ऑप्शन 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बल्ब कोणीय खंड या एंगल का उपयोग होता है, किसमें होता है, कॉलम बिल्डिंग में, ब्रिज बिल्डिंग में, शिप बिल्डिंग में, वाटर टैंक बिल्डिंग में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा शिप बिल्डिंग में। अब आपको बताते हैं कि बल्ब एंगल क्या होता है। तो बल्ब एंगल कुछ सी टाइप का होता है, लेकिन पूरा सी नहीं होकर के कुछ यहाँ पे ऐसे मुड़ गया रहता है, ये भाग ज्यादा रहता है, ये थोड़ा सा मुड़ा रहता है, तो ये इसको हम लोग सी टाइप बोलते हैं, बल्ब कोणी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब एंगल बोलते हैं, BULB, बल्ब एंगल बोलते हैं। तो बल्ब एंगल क्या होता है, किसमें प्रयोग होता है, सी बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, बल्ब एंगल सी बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक रिवेट का सकल व्यास निम्न में से होता है। रिवेट का सकल व्यास किसमें से होता है, ऑप्शन ए है रिवेट होल, ऑप्शन बी है रिवेट मेजर्ड बिफोर ड्राइवन, ऑप्शन सी है रिवेट मेजर्ड आफ्टर ड्राइवन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स जो रिवेट का सकल व्यास होता है वो किसके बराबर होता है, ये पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवेट मेजर्ड आफ्टर ड्राइवन। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक स्टील के किसी भौतिक गुण को उसके ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक जो गुण होते हैं उसकी तुलना में किसको अधिक मान दिया जाता है, यानी कि किसका अधिक प्रीफर दिया, सबसे पहले प्रीफर किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है स्टील का इकाई द्रव्यमान, ऑप्शन बी है प्रत्यास्थ मापांक, ऑप्शन सी है पॉइजन रेशियो, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भौतिक गुण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसको प्रीफर किया जाता है, स्टील का द्रव्यमान भी प्रीफर किया जाता है, प्रत्यास्थ मापांक भी प्रीफर किया जाता है, पॉइजन रेशियो भी, यानी कि भौतिक गुण से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसकी तुलना इसका मान पहले अधिक जाता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
इस्पात में कार्बन की प्रतिशत की वृद्धि के साथ क्या घटता है, यानी कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर बढ़ाते जाएं, वृद्धि करते जाएं, तो उसमें क्या वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। बाकी स्ट्रेंथ, कार्बन बढ़ाने पर स्ट्रेंथ बढ़ता है, हार्डनेस भी क्या होता है बढ़ता है, ब्रिटलनेस भी क्या होता है बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, डक्टिलिटी क्या हो जाएगा कम हो जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। एक रिवेट चढ़ाव जोड़ हेतु धारण क्षमता का मान होता है। ऑप्शन ए है डी इंटू टी इंटू एफ बी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सही आंसर आप बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का यही होगा, यानी कि डी इंटू टी इंटू एफ बी, बाकी कोई नहीं होगा। रिवेट चढ़ाव के लिए धारण क्षमता का मान, अब देखिए यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो इसका ये फार्मूला होता है डी इंटू टी इंटू एफ बी। ये क्या है, बियरिंग कैपेसिटी के लिए जो फोर्स होगा वो होगा। यहाँ पे डी क्या है, डायामीटर है, और ये टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग इसका फार्मूला डी इंटू टी इंटू एफ बी होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन स्टैंडर्ड लॉग्ड लेग टी बार्स आर डिनोटेड एज। तो फ्रेंड जो इंडियन स्टैंडर्ड जो लॉन्ग लेग्ड होता है उसको टी बार को किससे डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए है ISLT, ऑप्शन बी है ISJT, ऑप्शन सी है ISST, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ISST। ISST क्या होता है आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड, आप लोग लिखते जाइएगा बोल रहे हैं तो, स्टैंडर्ड स्पेशल लॉन्ग लेग्ड। ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल लॉन्ग लेग्ड होता है ISST का। फ्रेंड्स टी बार के लिए डिनोटेड किससे करते हैं, ISST से करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। रिवेटेड जोड़ में दोहरे अपरूपण में अपरूपण सामर्थ्य है। तो फ्रेंड्स अगर दोहरा अपरूपण हो रहा है, डबल शियर हो रहा है, तो उस कंडीशन में डबल शियर के लिए सामर्थ्य का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे ये पूछ रहा है। तो डबल शियर के लिए सामर्थ्य के लिए फार्मूला हो जाता है, वैसे तो आप सिंगल शियर के लिए पहले बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पाई डी स्क्वायर अपान का 4 इंटू एफ एस, आप लोग ये पढ़े होंगे, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे डबल शियर के लिए पूछ रहा है, तो डबल शियर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल शियर के लिए हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला हम लोग के लिए आगे होता है, डबल शियर के लिए सामर्थ्य के लिए हो जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बी। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। यदि प्लेट की मोटाई 30 सेंटीमीटर में है तो अनवीन सूत्र के अनुसार रिवेट का अंकित व्यास है। फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, अनवीन फार्मूले में ये 2 चीज देता है, कभी कभी सेंटीमीटर में करके देता है, टी यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया है। तो आप लोगों को मात्रा सबसे पहले ध्यान देना है, अनवीन का जो आप लोग फार्मूला देखे होंगे, तो डी इक्वल टू होता है 6.05 अंडर रूट में टी, यानी कि थिकनेस ऑफ प्लेट, ये देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पहले TMM में होता है, जब वो mm में होता है तो उस कंडीशन में फार्मूला डी इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी होता है। लेकिन जब सेंटीमीटर में हो जाएगा तो इसमें हम लोग को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जब 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे टी अपान का 10 हो जाएगा, इतना होगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। जब ये 10 बाहर आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.91 अंडर रूट में टी, ये क्या है सेंटीमीटर में। ये हम लोग का फार्मूला निकल के आता है, आप लोगों को ध्यान देना है। अगर सेंटीमीटर में है अनवीन फार्मूला तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.91, यानी कि 2 के अप्रॉक्स, यानी कि 2 अंडर रूट में टी भी लिख सकते हैं, कहीं ऑप्शन दिया है तो 2 अंडर रूट टी भी लगा सकते हैं, ठीक। और या तो 1.91 अंडर रूट में टी होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ये भी और ये भी दोनों चीज सेंटीमीटर और mm है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 91 हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत इस्पात धरण के लिए निम्नांकित IS कोड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देख लेते हैं, सही आंसर है IS 808। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। रिवेट का मान बराबर होता है, रिवेट का मान किसके बराबर होता है, अपरूपण में रिवेट सामर्थ्य का, ऑप्शन बी है धारण में रिवेट सामर्थ्य का, ऑप्शन सी है तनन में रिवेट सामर्थ्य का, ऑप्शन डी है ए एंड बी जो न्यूनतम हो। तो फ्रेंड्स
ऑप्शन डी इसका सही है। यानी कि अपरूपण में रिवेट सामर्थ्य और धारण में रिवेट सामर्थ्य, यानी कि शियरिंग और बियरिंग, शियरिंग एंड बियरिंग, अब दोनों में जो भी कम होगा, जो भी न्यूनतम होगा, उसको हम लोग क्या लेते हैं, सामर्थ्य के लिए लेते हैं, तो वो रिवेट का वैल्यू होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। स्टील गर्डर के लिए सबसे उपयुक्त गर्म वेली वाला अनुभाग है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है ISMB, ऑप्शन बी है ISLB, ऑप्शन सी है ISWB, ऑप्शन डी है ISHB। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। कोडल प्रोविजन के अनुसार इस्पाती छड़ की गेज लंबाई ली जाती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है जो इस्पाती हम लोग छड़ लेते हैं उसकी गेज लंबाई कितनी ली जाती है कोडल प्रोविजन के अनुसार। तो ऑप्शन ए है 5D, ऑप्शन बी है 5.65, ए नॉट अंडर रूट में रहेगा ये, तो 1/2 ऊपर लगा है। ऑप्शन सी है 6D, ऑप्शन डी है 8D। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5.65 अंडर रूट में ए नॉट होता है। इसके लिए गेज के लिए, गेज लंबाई निकालते हैं जब, तो उसके लिए होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। पतले सदस्यों से बनी एक संरचना है जो अपने अंतिम बिंदुओं पर एक साथ जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स कौन सा एक पतला सदस्य से बना संरचना है जो कि एक बिंदुओं पर जुड़े होते हैं एक साथ। ऑप्शन ए है ट्रस, ऑप्शन बी है बीम, ऑप्शन सी है कॉलम एंड ऑप्शन डी है सपोर्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रस। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। जब दो प्लेटें किनारों को जोड़कर रखी जाती हैं और उन्हें कवर प्लेटों से जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ को कहते हैं। ऐसे जोड़ को फ्रेंड्स आप देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लेफ्ट जॉइंट, ऑप्शन बी है बट जॉइंट, ऑप्शन सी है चैन रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट एंड ऑप्शन डी है डबल कवर बट जॉइंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे कह रहा है किनारों को जोड़ के, यानी कि इंड टू इंड कह रहा है, इंड टू इंड कह रहा है। जब इंड टू इंड जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बट जॉइंट कहलाएगा। इंड टू इंड ऐसे जोड़ते हैं, ऊपर प्लेटें लगा देते हैं। अब सिंगल प्लेट है, यहाँ पे डबल प्लेट के बात तो किया नहीं है, तो कवर प्लेट लगाते हैं। सिंगल प्लेट से भी जुड़ा जाता है, डबल प्लेट से भी जुड़ा जाता है। अगर सिंगल प्लेट से जुड़ा गया था तो यहाँ पे अगर डबल प्लेट बोला होता है डबल कलर बट जॉइंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीरो से सीरो लगाकर बोला है तो बट जॉइंट तो होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। IS 800/1984 के अनुसार स्टील स्लैब प्लेट में स्वीकार्य नमन प्रतिबल कितना होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है, 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है 1450 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। रिवेट जोड़ों के अभिकल्पन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है प्लेटों में प्रतिबल एक समान होता है, ऑप्शन बी है रिवेट समान रूप से प्रतिबल माने जाते हैं, ऑप्शन सी है प्लेटों तथा रिवेट के मध्य धारण प्रतिबल एक समान होता है, ऑप्शन डी है प्लेटों के बीच के घर्षण पर गौर करना आवश्यक है। इसका फ्रेंड्स 24 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो प्लेटों के बीच घर्षण पर होता है उस पर गौर करना जरूरी रहता है। ये इसका ऑप्शन गलत पूछ रहा है सत्य। बाकी प्लेटों और रिवेटों के मध्य धारण प्रतिबल एक समान होता है, ये सही है। रिवेट ये समान रूप से प्रतिबलित तो माने जाते हैं, ये भी सही है। प्लेटों में प्रतिबल एक समान रूप से होता है, ये भी सही है। तो लेकिन इसका गलत ऑप्शन ये है, गलत बताना था। अब ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। संरचनात्मक स्टील के संरचनात्मक गुणधर्म के अनुसार स्टील का इकाई द्रव्यमान होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टील का मास पूछ रहा है, आप लोग याद किए होंगे स्टील का मास कितना होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है 250 × 10³ ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन भी है 7835 kg इंटू 10³ ग्राम पर मीटर क्यूब, 5000 × 10³ ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 7850 इंटू 10³ ग्राम पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स आप लोग याद किए होंगे 7850, ये कई तरह से पूछ सकता है, इसके पहले वाली वीडियो में भी हम बताए हैं। 7850 इंटू 10³ है, ये ग्राम में पूछ रहा है। जब यही आ जाता है 7850 kg में पढ़ देता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे kg पर मीटर क्यूब ही होता है, 7850 kg में भी लिख सकते हैं, 7850 इंटू 10³
3 ग्राम पर मीटर क्यूब में लिखा जाता है। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे मात्रा का अलग अलग है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। जब किसी भार को एक सतह के संपर्क से किसी अन्य सतह पर डाला जाता है तो प्रतिबल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बाइंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी है बी है शियर स्ट्रेस, ऑप्शन डी है डायरेक्ट स्ट्रेस, ऑप्शन डी है बियरिंग स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बियरिंग स्ट्रेस। जब एक सतह से दूसरे सतह पर मतलब डाला जाता है तो उसको हम लोग बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। जिन रिवेट को गर्म किया जाता है और फिर क्षेत्र यानी कि फील्ड में चालित किया जाता है के रूप में जाना जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेटेड, ऑप्शन बी है पावर ड्राइवन फील्ड रिवेटेड, ऑप्शन सी है हैंड ड्राइवन रिवेटेड एंड ऑप्शन डी है कोल्ड ड्राइवन रिवेटेड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पावर ड्राइवन फील्ड रिवेटेड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फील्ड क्षेत्र में चालित किया जाता है, तो यहाँ पे फील्ड रिवेट ही होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। वह काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगी होती है कहलाता है? तो फ्रेंड्स काल्पनिक रेखा बताना जिस पर रिवेट लगा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिवेट लाइन, ऑप्शन बी है स्क्रीव लाइन, ऑप्शन बी है बैक लाइन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन इसका डी सही है, यानी कि ऊपर के रिवेट लाइन भी बोलते हैं, स्क्राइब लाइन भी बोलते हैं, बैक लाइन भी बोलते हैं, जिसपे हम लोग रिवेट लगाते हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। ठंडी चालित रिवेट की परास कितना होता है? फ्रेंड्स जो हम लोग कोल्ड ड्राइवन रिवेट होता है उसकी रेंज पूछ रहा है, रेंज कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 6 से 10 mm इन डायमीटर, यानी कि ये डायमीटर में कह रहा है, और 10 से 16 mm, ऑप्शन सी है 12 से 22 mm, ऑप्शन डी है 22 से 32 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 से 22 mm जो होता है इन डायमीटर, उसका एक क्या रेंज है किसका? कोल्ड ड्राइवन रिवेट का। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। कच्चा अशुद्ध लौह होता है जो लौह अयस्कों में प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है अशुद्ध लौह होता है जो लौह अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है पिग आयरन, ऑप्शन डी है राट आयरन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिग आयरन। पिग आयरन यानी कि अशुद्ध लौह होता है जो लौह अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे पिग आयरन आप लोग फिल कर दीजिए, पिग आयरन। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। इस्पात में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए है 0.01% से 0.10% तक, ऑप्शन बी है 0.1% से 1.5% तक, तो ऑप्शन सी है मोर देन 5% एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.1% से 1.5% तक। किसके लिए होता है? इस्पात में कार्बन की मात्रा परिवर्तित होता है इतना से इतना रेंज के बीच में। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। एक अच्छे संपीड़न भार के अधीन लंबे ऊर्ध्वाधर सदस्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कॉलम, ऑप्शन बी है राफ्टर, ऑप्शन सी है स्टड, ऑप्शन सी है स्टैंचिन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलम कहा जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा संपीड़न सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है स्टड, ऑप्शन बी है राफ्टर, ऑप्शन सी है टाई, ऑप्शन बी है डी है बूम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टाई। टाई जो होता है वो टेंशन मेंबर होता है, आप लोगों को ध्यान देना है, टेंशन मेंबर होता है। बाकी ये कंप्रेशन मेंबर है, ये भी कंप्रेशन मेंबर है, ये भी कंप्रेशन, लेकिन टाई जो है वो क्या है? टेंशन मेंबर। तो यहाँ पे पूछा है संपीड़न सदस्य नहीं है, टाई नहीं है। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा परीक्षण स्टील की नमन प्रतिबल ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑप्शन बी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है शियर टेस्ट, ऑप्शन सी डी है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ टेस्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग को नमन यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करना होगा किसी भी स्टील का, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इससे हम लोग क्या मिलता है? बेंडिंग स्ट्रेस पता चलता है, बेंडिंग स्ट्रेस पता चलता है। आप लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। स्तंभ आधार मुख्य रूप से किसके लिए अभिकल्पन किया जाता है? तो ऑप्शन है बेंडिंग एंड कंप्रेशन, ऑप्शन बी है कंप्रेशन एंड टेंशन, ऑप्शन सी है बियरिंग एंड टेंशन, ऑप्शन डी है बियरिंग एंड कंप्रेशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंडिंग एंड कंप्रेशन के लिए अभिकल्पन किया जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। आधार प्लेट की मोटाई किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
तो ऑप्शन ए है फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, ऑप्शन बी है बियरिंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी है शियरिंग स्ट्रेस ऑफ द प्लेट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। 1 mm मोटाई के एक तनन उपांग में लगाए जाने वाले रिवेटों की अधिकतम केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है 10 mm मोटी एक तनन उपांग लगाया गया है, तो 10 mm लगाया गया है। तो फ्रेंड जैसा कि बताए हैं ये क्या है, इसका टी का वैल्यू दिया है यानी कि थिकनेस दिया है। तो हम इसके पहले ही बताए हैं जब केंद्र से केंद्र टेंशन उपांग में केंद्र से केंद्र के बीच दूरी लेते हैं 16 टी या 200। अब इसमें से जो अधिक रहता है, मतलब इसमें से जो मिनिमम रहता है, सॉरी इसमें से जो मिनिमम रहता है वो वैल्यू हम लोग लेते हैं। यहाँ पे पहले टी के वैल्यू हम लोग रख के देखेंगे। तो 60 × 10 इक्वल कितना आ जाएगा 116। अब देखिए 116 mm आ गया। अब इसमें से 200 में से और 160 में से कौन कम है, 160 कम है। अगर कम ये रहता तो ये हम लोग वैल्यू लेते, लेकिन ये कम नहीं है। तो कम कौन सा है, 160 है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, 160 mm। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। 14 mm व्यास वाले रिवेट का सकल बेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर की बात कर रहा है। तो ग्रॉस डायमीटर बराबर हो जाएगा जितना हम लोगों का डायमीटर पहले से दिया है यानी कि सामान्य डायमीटर, और उसमें अगर 14 mm है तो अगर आप लोग जानते हैं इसका रेंज आप लोग पढ़े होंगे 25 mm तक रहता है। 25 mm से ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। उसके पहले हम लोग 1.5 ऐड करते हैं, ठीक। 1.5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15.5 mm हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। किसी कॉलम में बैटन्स की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 होना चाहिए बैटन्स की संख्या न्यूनतम एक कॉलम में। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। स्तंभ के अनुदैर्ध्य अक्ष, यहाँ पे फ्रेंड्स अक्ष रहेगा, ये अक्ष लिख दिया गया है, मिस प्रिंट हो गया, ये अक्ष रहेगा। अक्ष के साथ लेसिंग बार का झुकाव कोण अधिमानतः के बीच होना चाहिए, यानी कि कितने से कितने के बीच होना चाहिए लेसिंग जो बार होता है उसका। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो ऐसे जो हम लोग क्रॉस में लगाते हैं इसको हम लोग लेसिंग बार बोलते हैं। अब ये लेसिंग बार के झुकाव कितना से कितना होना चाहिए, ये इसका एंगल कितना होना चाहिए, एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 10 से 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 से 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 40 से 70 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 70 से 90 डिग्री। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है 40 से 70 डिग्री तक इसका झुकाव होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए और 70 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। रिवेट सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स जो रिवेट सेक्शन होता है उसकी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक सेक्शन है, अब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो ये कहता है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है 2.05 यानी कि उसका डाया है, ऑप्शन बी है 2.5 डाया, ऑप्शन सी है 3.05, ऑप्शन डी है 3.55। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आधा दूरी 1.5 इधर लेते हैं और नीचे 1.5 लेते हैं, तो आधा लेते हैं। तो ये मतलब सेंटर से इसके आधा इधर और आधा इधर, यानी कि 1.5 उधर 1.5 इधर, तो हम लोग का हो जाता है टोटल 3। और ये 3 आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा निम्नलिखित तक होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 0.15%, ऑप्शन बी है 1.0%, ऑप्शन सी है 1.5% एंड ऑप्शन डी है 2.0%। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.15% तक होता है पिटवा लोहा, यानी कि इसको बोलते हैं राट आयरन। जो राट आयरन होता है ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। राट आयरन क्या होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.15% तक होती है। बल की दिशा के समानांतर रिवेटों की एक पंक्ति कहलाती है। फ्रेंड्स जो हम मान लीजिए कोई ये प्लेट है, इसमें 2 प्लेट था, अब 2 प्लेट को ऊपर नीचे रख के जोड़ा गया तो यहाँ पे रिवेट लगाया गया, अब फोर्स इधर लग रहा है। इस कंडीशन में कह रहा है बल की दिशा के समांतर जो एक पंक्ति में कहलाती है, जो रिवेट लगी रहती है। अब बल की दिशा के समांतर ही है ये और इसके समांतर ही है, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है पिच, ऑप्शन बी है गेज डिस्टेंस, ऑप्शन सी है गेज है, ऑप्शन डी है एज लाइन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
इसका ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा 43 का। अब देखिए ये क्या होता है, इसके और इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस जो रहता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। गेज क्या होता है, इसके और इसके बीच के, यानी कि जो रिवेट लाइन ऊपर है और एक रिवेट लाइन नीचे है, यानी कि अल्टरनेटिव बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर, यानी कि अगर बोल सकते हैं फोर्स के परपेंडिकुलर, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं गेज, इसको जी से डिनोट करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किसमें कार्बन का अंश सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है पिग आयरन, ऑप्शन सी है हॉट आयरन, ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स अभी आपको बताएं कि जो रॉट आयरन होता है मतलब सबसे शुद्ध लोहा उसको माना जाता है, तो ऑप्शन इसका सही है, यानी कि कार्बन की मात्रा भी इसमें कम होगी। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसको स्तंभ के लिए वरीयता दी जाती है, यानी कि कॉलम के लिए वरीयता किसको दी जाएगी? ISLV, ISMB, ISWB एंड ISHB। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम को ही कॉलम के लिए, यहाँ पे कॉलम के लिए पूछ रहा है, तो कॉलम के लिए किसको इंडियन स्टैंडर्ड HB हैवी बीम को वरीयता दिया जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। प्लेट के निकटतम किनारे से रिवेट के छेद के केंद्र के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए है टेकिंग रिवेट, ऑप्शन बी है पिच, ऑप्शन सी है नॉमिनल डायमीटर एंड ऑप्शन डी है मार्जिन। तो कह रहा है प्लेट के निकटतम किनारे से पूछ रहा है और छेद के केंद्र से बीच की दूरी। मान लीजिए कोई ये प्लेट है और इसमें ये रिवेट लगा है, तो ये कह रहा है प्लेट के निकटतम किनारे से और उसके केंद्र से बीच की दूरी, ये केंद्र है इसका, इसके बीच की दूरी ये पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। फील्ड रिवेट के मुकाबले सॉफ्ट रिवेट होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है वीकर, ऑप्शन सी है इक्वली स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जो फील्ड रिवेट है वो कह रहा है सॉफ्ट रिवेट के मुकाबले होता है। तो फ्रेंड्स जो फील्ड में यूज करते हैं और एक होता है सॉफ्ट में यूज करने वाला। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देख लेते हैं 47 का ऑप्शन ए, यानी कि जो फील्ड रिवेट के मुकाबले सॉफ्ट रिवेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे हम लोग जो सॉफ्ट में बनाएंगे वो जनरली सी बात है, उसमें हम लोग क्वालिटी अच्छा देंगे तो क्या होगा? मजबूत ज्यादा होगा। लेकिन फील्ड में जो हम लोग वर्क करते हैं वहाँ पर प्रॉपर सभी चीज नहीं हो पाता है, इसलिए फील्ड रिवेट क्या हो जाता है? वो थोड़ा वीकर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सही ए सही है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन वर्गीकृत किया गया है। इक्वल एंगल, ऑप्शन बी है अनइक्वल एंगल, ऑप्शन सी है बल्ब एंगल एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी आंसर इसका क्या है? सही है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। रिवेट का माप किससे निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए है डायमीटर ऑफ शैंक, ऑप्शन बी है डायमीटर ऑफ हेड, ऑप्शन सी है लेंथ ऑफ शैंक, ऑप्शन डी है शेप ऑफ रिवेट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डायमीटर ऑफ शैंक। फ्रेंड्स किसी भी रिवेट का अगर माप करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसका डायमीटर देखते हैं शैंक का। किसका? शैंक का। ये ऐसे कुछ आप लोग का रिवेट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड। तो हेड का माप में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मतलब सपोर्ट करने के लिए होता है, यानी कि किसी भी मेंबर में लगा रहे हैं तो यहाँ पे आकर के रुक जाए, उसके आगे न जाए। और ये क्या होता है? इसका शैंक होता है। तो ये क्या करते हैं? शैंक का ही डायमीटर हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी निर्धारित करने के लिए। किसी भी चीज में निर्धारित करना है तो शैंक का डायमीटर निर्धारित करेंगे कि वो कितना है, उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे। तो अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। साधारणतः संरचनात्मक इस्पात को कहते हैं अलॉय स्टील, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है कॉपर एंड फेरस स्टील एंड ऑप्शन डी है माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइल्ड स्टील। संरचनात्मक इस्पात को ही माइल्ड स्टील के नाम से इसमें जाना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51। एक बट वेल्ड की शक्ति है। ऑप्शन ए है मुख्य सदस्य का लगभग 70 से 90%, ऑप्शन बी है मुख्य सदस्य के बराबर, ऑप्शन सी है मुख्य सदस्य के समान या अधिक, ऑप्शन डी है मुख्य सदस्य की तुलना से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य सदस्य के समान या अधिक। जो बट वेल्ड होता है उसके समान होगा या उससे अधिक ही होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। ढांचेदार संयोजन में कॉलम बीम को संयोजित किया जाता है। कॉलम के वेब को बीम के फ्लैंज के साथ, कॉलम के वेब को बीम के वेब के साथ,
ऑप्शन सी है कॉलम के फ्लैंज को बीम के फ्लैंज के साथ, ऑप्शन डी है कॉलम के फ्लैंज को बीम के वेब के साथ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलम के फ्लैंज को बीम के फ्लैंज के साथ। यानी कि यहाँ पे कह रहा है जब कॉलम को बीम से जोड़ते हैं, मान लीजिए कॉलम है, यहाँ पे एक बीम है, इसको जब जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है, तो फ्लैंज को एक वेब के साथ जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53, जालक छड़ का तनुता अनुपात कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 145, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है जालक छड़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा L/R होता है स्लेंडरनेस रेशियो, आप लोग जानते हैं। R होता है मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो इसका जो वैल्यू आता है 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54, प्रभावी कंठ मोटाई टी वेल्ड की माप यस के बीच संबंध है। तो जो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे वेल्ड करते हैं कुछ ऐसा रहता है, और यहाँ पे आप लोग फिलेट वेल्ड करते हैं, इस कंडीशन में इसको तो भर जाता है। तो इस कंडीशन में पूछ रहा है कि जो कंठ की मोटाई हो गई टी और वेल्ड का माप हो गया यस के बीच संबंध क्या है। कंठ की मोटाई टी और वेल्ड का माप यस, इसके बीच पूछ रहा है संबंध क्या है। तो आप लोग जानते हैं हो जाता है टी इक्वल टू होता है के इंटू यस। अब यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियतांक है, ये टी क्या है, थिकनेस है, और ये क्या है, वेल्ड की माप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी टी इक्वल टू के यस। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55, एक अवयव चढ़ाव जोड़कर कौन सा वेल्ड लगाया जाएगा। बट वेल्ड, ऑप्शन बी है स्लॉट वेल्ड, ऑप्शन सी है प्लग वेल्ड, एंड ऑप्शन डी है फिलेट वेल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका फिलेट वेल्ड। फ्रेंड्स कह रहा है चढ़ाव जोड़, यानी कि लैप जोड़ में मान लीजिए कोई एक मेंबर ऐसे हैं और एक मेंबर ऐसे हैं, इसको जोड़ने के लिए कौन सा वेल्ड लगाया जाएगा इसमें से। तो फ्रेंड्स ऐसी बात है, यहाँ पे इसको फिलअप किया जाएगा और इसको फिलअप किया जाएगा। तो जब इस कंडीशन होता है चढ़ाव जोड़ के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फिलेट वेल्ड। आप लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए चित्र किस प्रकार के जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स जो फिगर में ये दिखाया गया है ये कौन से जोड़ हैं, सिंगल वी, सिंगल यू, डबल वी, डबल यू। तो फ्रेंड्स ये क्या है, डबल वी टाइप का है। अगर यू टाइप का रहता कुछ यू टाइप का ऐसे रहता, जब एक मेंबर ऐसे रहता है और नीचे ही मेंबर इसके हम लोग कुछ ऐसे लगा देते हैं, तो ये यू टाइप हो जाता है। लेकिन ये क्या है, आप लोग वी शेप में देख रहे हैं, नीचे भी क्या है वी शेप बना है, तो ये डबल वी शेप है। ठीक है, ये हो जाएगा डबल वी। आप लोगों को ध्यान देना। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57, एक गर्डर के अनुलंब प्लेट को कहते हैं वेब प्लेट, ऑप्शन बी है फ्लेंज प्लेट, ऑप्शन सी है कवर प्लेट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुलंब प्लेट है। कोई भी गर्डर है, गर्डर को जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई सेक्शन से, और इसमें कह रहा है अनुलंब प्लेट है। अनुलंब प्लेट क्या है, इसमें अनुलंब भाग यही है, तो अनुलंब भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वेब बोलते हैं। और जो इसमें प्लेट लगाई जाती है, प्लेट का बात कर रहा है तो उसको अनुलंब प्लेट बोल देते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58, मानक 45 डिग्री की फिलेट के लिए इसके आकार और इसकी कंठ चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स 1:1, ऑप्शन बी है 1:√2, ऑप्शन सी है √2:1, एंड ऑप्शन डी है 2:1। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी √2:1। ये कहाँ से आता है, इसके लिए हम जो पहला वीडियो बनाए हैं इससे रिलेटेड, उसमें हम अच्छे से समझाए हैं। यहाँ पे जो इसका थिकनेस रहता है, अब एंगल कैसे लिया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाएं, और वहाँ पे कैसे आया उसके बारे में बताएं, तो आप लोग जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन अगर 45 डिग्री दिया तो उस कंडीशन में इसके आकार और इसकी थ्रोट थिकनेस के जो मोटाई का अनुपात होगा √2:1 ही होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, बीम को संरचनात्मक सदस्य के समान परिभाषित किया गया है जिस पर लगता है। ऑप्शन ए है एक्सियल लोड, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स लोड, ऑप्शन सी है एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसवर्स लोड। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, इस्पात की धरण की अभिकल्पना निम्नलिखित के लिए की जाती है। अब किसके लिए इस्पात के जो इस्पात की धरण होती है किसके लिए अभिकल्पना की जाती है। ऑप्शन ए है फ्लेक्सर स्टैंड, ऑप्शन बी है स्टिफनर्स, ऑप्शन सी है बकलिंग, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
बकलिंग के लिए भी किया जाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए भी किया जाता है, स्टिफनेस के लिए भी किया जाता है। विकल्प नौ। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में कितनी होती है? ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक या कम, ऑप्शन सी है बराबर एंड ऑप्शन डी है अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। फिलेट वेल्ड में कंठ क्या होता है? तो फिलेट वेल्ड होता है उसमें कंठ क्या होता है? थ्रोट पूछ रहा है यहाँ पे, थ्रोट होता है। तो ऑप्शन ए है फिलेट के त्रिभुज की बड़ी भुजा, ऑप्शन बी है फिलेट के त्रिभुज का कर्ण, ऑप्शन सी है फिलेट के त्रिभुज की छोटी भुजा, ऑप्शन डी है मूल से कर्ण तक की लंबवत दूरी। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल से कर्ण तक की लंबवत दूरी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हम लोग कोई मेंबर है, जब हम लोग फिलेट करते हैं तो ऐसे कुछ करते हैं, यहाँ पे फिलअप कर दिया है मटेरियल, यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो कह रहा है मूल के कर्ण तक की लंबवत दूरी, यहाँ पे मूल हो गया और कर्ण ये है, तो यहाँ की लंबवत जो दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रॉट। ये क्या है? थ्रॉट है, इसको हम लोग थ्रॉट बोलेंगे। आप लोग को ध्यान देना है, ये होता है, यही होता है कंठ हम लोग का। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। लिखित में से भवन के लिए प्लेट गर्डर की गहराई उपयुक्त है? ऑप्शन ए है L/50, ऑप्शन बी है L/30, ऑप्शन सी है L/40 एंड ऑप्शन डी है L/50। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 63 का ऑप्शन ए, L/15। यानी कि निम्नलिखित में से भवन के लिए प्लेट गर्डर की जो गहराई होती है L/15 होती है, उपयुक्त रहती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फिलेट वेल्ड पदार्थ असफल होता है? ऑप्शन ए है टेंशन, ऑप्शन बी है सीजर, ऑप्शन सी है बियरिंग एंड ऑप्शन डी है क्रशिंग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सीजर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फिलेट वेल्ड पदार्थ असफल होता है? तो जो फिलेट वेल्ड हम लोग करते हैं वो सीजर में क्या होता है? फेल हो जाता है। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 65। एक स्तंभ जोड़ पट्टी का प्रयोग क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो स्तंभ जोड़ पट्टी जो हम लोग बढ़ाते हैं क्या बढ़ाने के लिए किया था? द रिजिडिटी ऑफ द कॉलम, ऑप्शन बी है द लेंथ ऑफ द कॉलम, ऑप्शन सी है द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम एंड ऑप्शन डी है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा द लेंथ ऑफ द कॉलम। जब जोड़ पट्टी का यूज करेंगे, जोड़ पट्टी इसलिए यूज किया जाता है कि उसकी लेंथ को बढ़ाया जा सके। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। फिलेट वेल्ड का माप किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है फिलेट के कंठ, ऑप्शन बी है फिलेट के वेल्ड की लंबाई, ऑप्शन सी है फिलेट की माप एंड ऑप्शन डी है फिलेट की त्रिभुज। और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 66 का ऑप्शन बी, फिलेट वेल्ड की लंबाई। यानी कि जो फिलेट वेल्ड का माप होता है किससे दर्शाया जाता है? फिलेट वेल्ड की लंबाई से दर्शाया जाता है। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेल्ड का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है बट, ऑप्शन बी है प्लग, ऑप्शन सी है जिगजैग एंड ऑप्शन डी है लैप। फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही है सी, जिगजैग। जिगजैग जो होता है वो कोई वेल्ड का प्रकार नहीं है, बाकी बट वेल्ड होता है, प्लग वेल्ड होता है, लैप वेल्ड भी होता है। तो अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड जो इफेक्टिव लेंथ होता है फिलेट वेल्ड का वो कितना से कम नहीं होना चाहिए? वेल्ड के माप के 2 गुने से, वेल्ड के माप के 6 गुने से, वेल्ड के माप एंड ऑप्शन डी है वेल्ड के माप के 4 गुने से। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्ड के माप के 4 गुने से प्रभावी लंबाई कम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। प्लेट गर्डर में ऊर्ध्वाधरकारी यानी कि वर्टिकल स्टिफनेस का अधिकतम अंतराल होता है। तो फ्रेंड्स जो वर्टिकल स्टिफनेस होते हैं उसका अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 डी। फ्रेंड्स आपको ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज होता है 0.33 से 1.5 डी तक होता है। तो अगर मिनिमम का है तो 0.33 डी, अगर मैक्सिमम का है तो यहाँ पे मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम अंतराल 1.5 डी तक होता है। आप लोगों को ध्यान देना है, इतना से इतना इसका रेंज होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। चित्र में दिखाया गया वेल्डिंग संधि का नाम बताइए। फ्रेंड्स जो यहाँ पे फिगर में जो दिखाया गया है इस वेल्ड को क्या कहते हैं? कॉर्नर ज्वाइंट, तो ऑप्शन बी है एड ज्वाइंट, ऑप्शन सी है बट ज्वाइंट एंड ऑप्शन डी है लैप ज्वाइंट। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है आप लोग लैप ज्वाइंट पर टिक मारेंगे। लैप ज्वाइंट है भी, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फिलेट किया गया है, यहाँ पे फिलअप किया गया है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ा गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैप ज्वाइंट। जब एक दूसरे के मेंबर के ऊपर कुछ न कुछ मेंबर के पोर्शन चढ़ा करके
जोड़े जाएं या वो रिवेट के माध्यम से जोड़े जाएं और या वेल्ड के माध्यम से। यहाँ पे वेल्ड के माध्यम से जोड़ा गया है तो उसी पूछ रहा है ये क्या होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग लैप जॉइंट। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। संरचनात्मक स्टील अभिकल्पन में फिलेट वेल्ड का न्यूनतम प्रभावी कंठ की मोटाई क्या होगी? ऑप्शन ए है 4 mm, ऑप्शन बी है 3 mm, ऑप्शन सी है 5 mm एंड ऑप्शन डी है 2 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 mm होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। बोल्ट किसके भार को वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त होता है? यानी कि जो हम लोग बोल्ट कनेक्शन करते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोग रखता है? ऑप्शन ए है सीयर के लिए, ऑप्शन बी है बेंडिंग के लिए, ऑप्शन सी है एक्सियल टेंशन के लिए, ऑप्शन डी है सीयर एंड बेंडिंग दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सियल टेंशन के लिए। जो भी हम लोग बोल्टेड कनेक्शन यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सियल टेंशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक्सियल जो टेंशन आ रहा है उसको वियर कर सके, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन देते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। इस्पात के स्तंभ के लिए अत्यधिक मितव्ययी परिच्छेद होता है। ऑप्शन ए है स्क्वायर सेक्शन, ऑप्शन सी है सर्कुलर सेक्शन, ऑप्शन सी है ट्यूबुलर सेक्शन एंड ऑप्शन डी है हेक्सागोनल सेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूबुलर सेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। फिलेट वेल्ड जोड़ में वेल्ड का सबसे कमजोर भाग होता है। ऑप्शन ए है टॉय, ऑप्शन बी है रूट, ऑप्शन सी है थ्रॉट एंड ऑप्शन डी है फेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पर है सबसे कमजोर भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे कमजोर भाग होता है वो होता है थ्रॉट। इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, थ्रॉट इसका सही आंसर है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। एक स्टील प्लेट जो कि 300 mm चौड़ी और 10 mm मोटी में बोल्ट के छेद का व्यास 20 mm है, तो प्लेट के नेट सेक्शन क्षेत्रफल कितना होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेट सेक्शन क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख लीजिए चौड़ाई इसका कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है 300 mm, तो यहाँ पे 300 mm लिख दीजिए। मोटाई कितना दिया गया है, थिकनेस तो 10 mm है, 10 mm थिकनेस हो गया। डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 20 mm, तो 20 mm इसका डायमीटर हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर फार्मूला देखें हम लोग, नेट सेक्शन जो प्लेट का नेट सेक्शन क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे एरिया हम लिख दे रहे हैं नेट एरिया, तो ये हो जाएगा b माइनस का d इंटू का t होता है। यहाँ पे b 300 है और यहाँ पे 20 mm घटा देंगे हम लोग और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 280। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2800 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए जो 2800 mm है स्क्वायर उसको हम लोग टी मार देंगे। तो आप लोगों को फार्मूला याद रखना चाहिए नेट एरिया सेक्शन के लिए, b माइनस डी इंटू टी होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। किसी इमारत में आमतौर पर केबल और तार इस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है टू रजिस्ट शियर स्ट्रेस, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल मेंबर, ऑप्शन सी है टेंशन मेंबर, ऑप्शन डी है कंप्रेशन मेंबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का टेंशन मेंबर। जो केबल होता है और तार होता है टेंशन मेंबर के लिए ही यूज किया जाता है ज़्यादातर। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। मृदु इस्पात में कौन सी प्रक्रिया आसानी से नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए है ड्रिलिंग, ऑप्शन बी है पंचिंग, ऑप्शन सी है कटिंग एंड ऑप्शन डी है हार्डनिंग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डनिंग आसानी से नहीं किया जा सकता है मृदु इस्पात में। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। एक परफेक्ट फ्रेम जिसमें 29 ज्वाइंट हैं कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स जो इसका फार्मूला तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, ये होता है यहाँ पे होता है ज्वाइंट्स, यहाँ पे दिया है 29, तो ये ज्वाइंट को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, तो जे का वैल्यू कितना है 29 है। यहाँ पे मेंबर्स की वैल्यू पूछ रहा है मेंबर्स कितने होंगे, तो एम बराबर होता है फार्मूला 2j माइनस का 3 होता है। तो यहाँ पे 2 और जे का वैल्यू जो है 29 है माइनस का 3, तो यहाँ पे 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 58 हो जाएगा। इसमें 3 वो कर देंगे घटा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 55। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। तान अंग का शुद्ध प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल बराबर होता है उसके सकल परिच्छेदी क्षेत्रफल। ऑप्शन है में रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल जोड़कर, ऑप्शन बी है को रिवेट छिद्रों के क्षेत्रफल से भाग करके, रिवेट छिद्रों के क्षेत्रफल से गुणा करके, ऑप्शन डी है से
रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल घटा करके। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी। रिवेट छिद्रों में से उसका क्षेत्रफल घटा करके हम लोग सकल प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। रूफ ट्रस की पिच सामान्यतः उसकी ढलान की अब कितना होती है? ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है डबल, ऑप्शन डी है 3/4। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ। जो रूफ ट्रस की पिच होती है सामान्यतः उसकी ढाल की आधी होती है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। संरचनात्मक अवयव जिसमें अनुदैर्ध्य अक्ष की समानांतर दिशा में तनन बल लग रहा हो कहलाता है। ऑप्शन ए है टेंशन मेंबर, ऑप्शन बी है टाई, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। जब एक सदस्य अच्छी तन्यता लोड के अधीन होता है तो अधिकतम सामान्यतः तनाव किसके बराबर होता है? ऑप्शन है हाफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऑप्शन बी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऑप्शन सी है ट्विस्ट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विस्ट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एंड अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। अनुज्ञेय प्रतिबल को और क्या कहा जा सकता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है अल्टीमेट स्ट्रेस, ऑप्शन बी है वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी है लिमिट स्ट्रेस, एंड ऑप्शन डी है एल्ड स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। IS 800/1984 के अनुसार इस्पात में अच्छे तनाव में अनुमत प्रतिबल है। ऑप्शन ए है 0.56 FY, ऑप्शन बी है 0.66 FY, ऑप्शन सी है 0.70 FY, एंड ऑप्शन डी है 0.60 FY। इसका फ्रेंड सही आंसर है 0.60 FY होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। वह इस्पाती सदस्य जिस पर प्राथमिक तनाव आता है कहलाता है। ऑप्शन बी है स्टड, ऑप्शन सी है स्लिंग, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सबसे पहले जिस पर प्राथमिक तनाव आता है उसको हम लोग कहते हैं टाई। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। टान क्या है? टाई इज ए फ्लेक्सिबल मेंबर, ऑप्शन बी है कंप्रेशन मेंबर, ऑप्शन सी है टॉर्सन मेंबर, एंड ऑप्शन डी है टेंशन मेंबर्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन डी, टेंशन मेंबर होता है। जो टर्न होता है वो क्या होता है? टेंशन मेंबर होता है। बात है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। संपीड़न घटक हमेशा किस दिशा में व्याकुंचन उत्पन्न करते हैं? यानी कि व्याकुंचन मतलब बकलिंग। बकलिंग किस दिशा में उपयुक्त करते हैं? तो ऑप्शन ए है भार के अक्ष के लंबवत, ऑप्शन बी है न्यूनतम अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन सी है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, एंड ऑप्शन डी है भार के अक्ष। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिमम परिभ्रमण त्रिज्या। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसके प्रति क्या होता है? व्याकुंचन यानी कि बकलिंग उत्पन्न करता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 86। कैंची में मुख्य राफ्टर के लिए अक्सर निम्नलिखित खंड का प्रयोग किया जाता है। दो ऑप्शन ए है दो चैनलों को पीठ से पीठ सटा करके, ऑप्शन बी है एक कोण और एक चैनल को पीठ से पीठ सटा करके, ऑप्शन सी है दो कोणों को पीठ से पीठ सटा करके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो कोणों को पीठ से पीठ सटा करके। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। किसी इस्पात अवयव का अनुपात तनुतानुपात है। अब किसी भी हम लोग इस्पात का तनुतानुपात निकालते हैं वो क्या है? इसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन है लेंथ अपान का मिनिमम साइड ऑफ डायमेंशन, ऑप्शन बी है इफेक्टिव लेंथ अपान का करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जाइरेशन, ऑप्शन सी है इफेक्टिव लेंथ अपान का रेडियस ऑफ जाइरेशन, ऑप्शन डी है इफेक्टिव लेंथ अपान का लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इफेक्टिव लेंथ रहता है उसको यल से डिनोट करते हैं, यल से अपान का मिनिमम लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी कि मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है यल अपान का आर हो जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। संपीड़ांक होता है। ऑप्शन ए है टेंशन मेंबर, ऑप्शन बी है कंप्रेशन मेंबर, ऑप्शन सी है फ्लेक्सुरल मेंबर, ऑप्शन डी है टॉर्सन मेंबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेशन मेंबर होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। स्तंभ जोड़ माने जाते हैं। स्तंभ जोड़ क्यों माने जाते हैं? ऑप्शन ए है शॉर्ट कॉलम के लिए, ऑप्शन बी है लॉन्ग कॉलम के लिए, ऑप्शन डी है इंटरमीडिएट कॉलम के लिए, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉर्ट कॉलम के लिए हम लोग स्तंभ जोड़ लगाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92। संपीड़ित फ्लैंज
होने से रोका जाना चाहिए, यानी कि कंप्रेसिव जो फ्लैंज होता है, संपीड़ित फ्लैंज होता है, उसको क्या होने से रोका जाना चाहिए। ऑप्शन ए है बकलिंग, ऑप्शन बी है बियरिंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी है डिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी है बेंडिंग मोमेंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन ए, बकलिंग होने से रोकना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। इस्पात के स्तंभ के लिए अक्षीय संपीड़न में अनुगेय प्रतिबल मुख्यतः निर्भर करता है। ऑप्शन ए है इफेक्टिव लेंथ, ऑप्शन बी है सेक्शनल एरिया, ऑप्शन सी है रेडियस ऑफ जाइरेशन, ऑप्शन डी है स्लेंडरनेस रेशियो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्लेंडरनेस रेशियो। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। सपाट टी में टी की मोटाई के रूप में पेटा दृढ़कारी का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि जो पेटा होता है, वेव होता है, वो स्टिफनेस का कितना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए वो पूछा है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 10T एंड ऑप्शन डी है 12T। ये क्या है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन डी, यानी कि 12T के बराबर होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन संपीड़न सदस्य नहीं है, बताना है कौन संपीड़न सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है स्ट्रट, ऑप्शन बी है टाई, ऑप्शन डी है राफ्टर एंड ऑप्शन डी है बूम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। स्तंभों में चढ़ाव लंबाई का मान होता है। ऑप्शन ए है विकास लंबाई के बराबर, ऑप्शन बी है विकास लंबाई से अधिक, ऑप्शन सी है विकास लंबाई से कम एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास लंबाई के बराबर। जो चढ़ाव लंबाई लैप जो लेंथ होता है उसके डेवलपमेंट लेंथ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। बने हुए इस्पात कॉलम में एकीकृत आचरण प्रदान करने की सबसे अच्छी व्यवस्था निम्नलिखित में होगी। ऑप्शन ए है लेसिंग, ऑप्शन सी है बैटनिंग, ऑप्शन सी है टाई प्लेट, ऑप्शन डी है परपोर्टेड कवर प्लेट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेसिंग। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। एक निर्मित धरन के संपीड़न फ्लैंज में कोड के अनुसार रिवेट के लिए अधिकतम पिच है। तो फ्रेंड्स जो कोड के अनुसार है उसमें अधिकतम जो पिच है कितना हो सकता है। ऑप्शन ए है 200 mm से 12T। टी यहाँ पे क्या है, जो थिकनेस ऑफ प्लेट है। अब देखिए यहाँ से जो भी कम होगा, यानी कि जैसा कि हम बताए थे टेंशन मेंबर के लिए, तो ये संपीड़न फ्लैंज की मोटाई के लिए पूछ रहा है। टेंशन मेंबर के लिए क्या था, टेंशन मेंबर के लिए था 16T से 200। अब इसमें से देखते थे हम लोग का कौन कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 200 mm से 12T तक, ऑप्शन बी है 250 mm से 12T तक, ऑप्शन सी है 200 mm से 16T तक, ऑप्शन डी है 200 mm से 12T तक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन ए, ठीक है, 200 mm से 12T। और इसमें से जो कम होगा, अगर 12T या कम आ रहा है तो 12T का वैल्यू लेंगे, अगर 12T का वैल्यू ज़्यादा आ गया तो 200 हम लोग लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। संरचना का अवयव जिसमें केवल संपीड़न बल होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है टाई, ऑप्शन बी है चैनल, ऑप्शन सी है स्ट्रट एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रट होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। इस्पात स्तंभ में बहकाव भार होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर है बकलिंग लोड। इस्पात स्तंभ में बकलिंग लोड क्या होता है। ऑप्शन ए है लंबाई से संबंधित, ऑप्शन बी है तन्यतानुपात से प्रत्यक्ष समानुपाती, ऑप्शन सी है तन्यतानुपात के व्युत्क्रमानुपाती एंड ऑप्शन डी है तन्यतानुपात के अरैखिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्यतानुपात के व्युत्क्रमानुपाती। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। बीम में वेव विकलांगता सामान्यतः ऐसे बिंदुओं पर होता है जहां ऑप्शन ए है संकेंद्रित भार की क्रिया हो, ऑप्शन बी है अपरूपण बल अधिकतम हो, ऑप्शन सी है बंकन आघूर्ण अधिकतम हो, ऑप्शन डी है विक्षेप अधिकतम हो। तो ये फ्रेंड्स ये बंकन रहेगा, आपको इसको सही कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकेंद्रित भार की क्रिया हो। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। बीम को संरचनात्मक सदस्य के समान परिभाषित किया गया है जिस पर लगता है। ऑप्शन ए है एक्सियल लोड, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स लोड, ऑप्शन सी है एक्सियल एंड ट्रांसवर्स दोनों एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स लोड। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103।
प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं, यानी कि बियरिंग स्टिफनेस क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मिड स्पान पे, ऑप्शन बी है इक्वल इंटरवल पर, ऑप्शन सी है सपोर्ट पे, एंड ऑप्शन डी है नेचुरल एक्सिस पे। ऑप्शन फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपोर्ट पे लगाए जाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। दो या दो से ज़्यादा संरचनात्मक उपांग जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं को जोड़ने के काम आने वाला प्लेट कहलाता है। ऑप्शन ए है टेम्पलेट, ऑप्शन बी है बेस प्लेट, ऑप्शन सी है गसेट प्लेट, एंड ऑप्शन डी है एंकर प्लेट। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गसेट प्लेट, जो एक दूसरे मेंबर को जोड़ने के लिए काम आता है, जो प्रतिच्छेदित करते हैं। जैसे मान लीजिए मेंबर यहाँ से आया, ऊपर से आया, ठीक है, एक नीचे मेंबर गया, तो इसको जोड़ने के लिए जो प्लेटें लगाई जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं गसेट प्लेट। क्या बोलते हैं? गसेट प्लेट बोलते हैं। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105 एंड लास्ट क्वेश्चन। छत कैंची की पिच अनुपात होती है। ऑप्शन ए है लंबाई का ऊंचाई से, ऑप्शन बी है लंबाई का पार्ट से, ऑप्शन सी है लंबाई का चौड़ाई से, एंड ऑप्शन डी है ऊंचाई का पार्ट से। तो फ्रेंड्स जो छत कैंची की पिच का अनुपात होती है वो होता है ऑप्शन डी, ऊंचाई का पार्ट से। यानी कि हम लोग क्या वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऊंचाई, यानी कि उसका डेप्थ देखते हैं, तो डेप्थ ऑफ पानी का पार्ट, यानी कि स्पान जितना रहता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखे हैं 105 क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। फ्रेंड इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन कंफर्म है कि वो पुटअप किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। और अब वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे उन लोगों को भी फायदा पहुंचे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप इसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।